आवाज कम कर दे। ठीक है। हाँ। हाँ रे। 8 विशेषताएं कर ली थी या 7 करी थी? 7 ही की थी। 8 कर ली होगी। हाँ। 9 नंबर पे आती है अपने संविधान की एक विशेषता, मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स। तुम तीन और तुम दोनों, तुम लोग ये चेक करने आते हो क्या कि मास्टर कैसा पढ़ा रहा है? 3 4 दिन आते हो और फिर गायब। छोरे सारे आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? नहीं, क्या पता, ऐसे ऐसे आते हो जैसे कल है ना, कल एक दो ये नहीं आई थी कल। एक ये आई थी, एक और थी, कौन थी? ये आई थी, बाकी सारी गायब थी। ठीक है, रेगुलर आ जाया करो। और बाकी कहाँ है छोरे आज? हैं? जिम में ही? जिम में ही गए? तो ब्याह तो कल 27 23 तारीख को थे, आज थोड़ी है। मांडो जगह वगैरह है? अच्छा। हाँ। मौलिक अधिकार कितने हैं अपने? छ- 6 हैं। कोई नाम बताएगा पहला? समानता का अधिकार। कहाँ से कहाँ तक है? 14 से 18। उसके बाद में? अरे क्या हो गया? हाँ। स्वतंत्रता का अधिकार। 19 से 22। इसके बाद में? शोषण के विरुद्ध अधिकार। ये सबसे छोटा अधिकार है रे। इसमें इतने क्लोज भी नहीं है। 23 से 24 सबसे छोटा अधिकार है, बाकी ऊपर वाले दोनों सबसे बड़े हैं। तो 4 नंबर, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। 25 से 28। और 6 नंबर, पाँच पाँच हो गया। सांस्कृतिक व शिक्षा का अधिकार। अनुच्छेद 29 से 30। और लास्ट में संवैधानिक उपचार का अधिकार। आर्टिकल नंबर 32। आर्टिकल नंबर कौन है आपका? 32। देखो रे, अपने संविधान में वर्तमान में ये 6 अधिकार हैं। पहले कितने हुआ करते थे? 7 अधिकार हुआ करते थे। ठीक है, जिसमें छठा अधिकार कौन सा था? संपत्ति का अधिकार हुआ करता था, जो पहले कौन से आर्टिकल के अंतर्गत आया करता था? 31 के अंतर्गत आता था, भाग नंबर, ये कौन सा भाग चल रहा है? 3। कौन सा भाग है ये? 3। ठीक है, नंबर 3 में आया करता था। इसको हटा के कौन से संविधान संशोधन से, 44वें से हटाया इसको, और भाग नंबर 12 में ले जाके और कौन से आर्टिकल में जोड़ दिया रे? 300 क, यानी 300A में जोड़ दिया है इसको। ठीक है, तो ध्यान रखना, ये आपके क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, कि संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों से हटाकर कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत रखा गया है? तो दो क्वेश्चन बनते हैं। पहला भाग 12 में रखा गया है, कौन से अनुच्छेद में? 300 क में। ये पहले संवैधानिक अधिकार हुआ करता था। ठीक है, पहले फंडामेंटल राइट्स में आता था, कौन सा अधिकार था? संवैधानिक अधिकार था। अब ये कौन सा अधिकार है? कानूनी अधिकार है। पहले ये संवैधानिक था, अब कौन सा अधिकार है? ये कानूनी अधिकार है। तो ये दोनों में इतना फर्क हो गया है। जब ये मौलिक अधिकारों से कोई अधिकार बाहर निकल जाएगा तो वो कहाँ आ जाएंगे? कानूनी अधिकारों के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, अब देखो रे, यदि इन अधिकारों की, इन 6 अधिकारों में से यदि आपके किसी भी एक अधिकार का हनन हो जाता है तो आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट अप्रोच लगा सकते हो।
ठीक है, इसके अलावा आपके पास एक भी ऐसा कार्य नहीं है जिसमें आप सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्ट जा सकते हो, आपको वाया जाना पड़ेगा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट। हाई कोर्ट में कुछ ऐसे प्रावधान है जिसमें आप डायरेक्ट आ सकते हो, ठीक है, जैसे जमीन के जितने मामले, ठीक है, डिवोर्स के जितने मामले होते हैं, इनको आप चाहो तो डायरेक्ट हाई कोर्ट ला सकते हो, ये आपके पास अपॉर्चुनिटी होती है, ठीक है। तो ये 6 अधिकारों में यदि किसी एक अधिकार का भी हनन हो रहा है तो आप कहां जा सकते हो, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। कल अपन ने एक बात लिखी थी सुप्रीम कोर्ट के मामले में कि ये संविधान है, क्या है, संरक्षक है, ठीक है। इसके अलावा जितने भी आपके क्या नाम है मौलिक अधिकार है, उन मौलिक अधिकारों का यदि कोई व्यक्ति का हनन होता है, किसी अधिकार का एक का हनन होता है, तो उसके लिए अप्रोच कहाँ लगाएगा, वो सुप्रीम कोर्ट अप्रोच लगा सकता है। उसके लिए सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट, ठीक है, 5 तरीके की रिट जारी कर सकते हैं। पहली है आपकी बंदे प्रत्यक्षीकरण, दूसरी है परमादेश, तीसरी है प्रतिषेध, चौथी है उत्प्रेक्षण, और पांचवी है आपकी अधिकार पर्चा। देखो रे फर्क क्या है, कोई बड़े नाम नहीं है, आपको बार बार परेशान करते होंगे, आपको इनको एक नाम तरीका बताऊं याद करने का। बंदी यानी किसी ना किसी व्यक्ति को बंदी बना रखा है। प्रत्यक्षीकरण, पेश किया जाए, प्रत्यक्ष रूप में लाया जाए, यदि किसी व्यक्ति को इलीगल तरीके से, चाहे पुलिस, ये दोनों पे जारी होती है, ध्यान रखना, चाहे किसी पुलिस ने बना रखा हो या किसी व्यक्ति ने बना रखा हो, जैसे मान लो किसी एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति को बना रखा हो, तो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट एक रिट जारी कर सकता है कि इस फलाने व्यक्ति का शरीर पेश किया जाए। इसका यदि शाब्दिक अर्थ निकालोगे तो क्या आएगा, शरीर को पेश करना, ठीक है। तो भाई फलाने व्यक्ति को पेश किया जाए हमारे सामने, ये होती है बंदे प्रत्यक्षीकरण, ठीक है। परमादेश, संधि विच्छेद करो, परम धन आदेश, आदेश जारी किया जाएगा, आदेश जारी किया जाएगा इसमें कि फलाना काम आप करो, ठीक है। प्रतिषेध, देखो यहां निष्क्रिय को सक्रिय करेंगे। भाई कोई व्यक्ति था बैठा है आराम से, जैसे मान लो ये अपने अतुल है, ये कोई अधिकारी पोस्ट पे चला गया, ये काम नहीं कर रहा है, हाई कोर्ट का आदेश है कि आपको कार्य करना है। पहले ये निष्क्रिय था, अब क्या कर रहे हैं, इसको सक्रिय हो गए हैं। अब इसके पास वाला लड़का है, ये भी उसी टाइम पे अपने डिपार्टमेंट का अधिकारी है, ठीक है, लेकिन ये ज्यादा एक्टिव है, ये अपनी फील्ड से बाहर जाके कार्य करने लग गया है, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट कहेगा, बोलो भाई साहब डटो डटो, कहां जा रहे हो, ये आपका कार्य नहीं है, तो ये करता है रोकना। उत्प्रेक्षण और इन दोनों में कोई खास फर्क नहीं है, ये दोनों एक एक चीज ध्यान रखना, प्रतिषेध और ये दोनों है ना, ये कब जारी की जाती हैं, ये ना तो व्यक्तियों के खिलाफ जारी होती हैं, ये केवल और केवल न्यायालय के खिलाफ जारी होती हैं। कैसे, प्रतिषेध में क्या होता है कि किसी न्यायालय के जो जज है ना, उसने अपना क्राइटेरिया त्याग दिया है। क्राइटेरिया त्यागने का अर्थ है कि उसके पास इतनी बड़ी अथॉरिटी नहीं थी कि वो ये कार्य कर दे, उसने कार्य कर दिया, उसने कोई केस फाइल में कुछ ऐसा कार्य कर दिया, इसकी बात की संज्ञान लिया हाई कोर्ट ने। हाई कोर्ट ने कहा कि आप इस कार्य को अभी के अभी बंद कर दो। ध्यान रखना, यहां सिर्फ बंद करवा रहा है, ये दोबारा मौलिक अधिकार में आएंगे, आपको याद रहे तो ठीक है, मैं तो एक बार रफली ये करवा रहा हूं कि जब दोबारा आए तो आपको लगे कि ये नाम पहले आए हुए हैं, ठीक है। यहां सिर्फ बंद करवा रहा है, यहां क्या करेगा कि ये बोलेगा जो फाइल बनाई है ना वो मेरे पास भेज दो, यहां सिर्फ बंद करवाने का आदेश है, यहां बोलेगा वो फाइल मेरे पास भेज दो आप, ठीक है। और अधिकार, देखो अधिकार पर्चा में क्या होता है कि कोई ऐसा संवैधानिक पद है या राजनीतिक पद है जिसके ऊपर किसी व्यक्ति की अपॉइंट हुआ है, उसको वहां लगाया गया है, ठीक है, जबकि उसकी योग्यता नहीं थी, उसकी योग्यता नहीं थी, उसने कोई पैसे वैसे दे के लग गया है, ठीक है। तो लगाने के वाले जो लगा है ना उसके खिलाफ अधिकार पर्चा जारी होगी, ना कि जिसने लगाया उसके खिलाफ जारी होगी। जिसने लगाया उसका कोई बाल बांका नहीं करने वाला, लेकिन जो लगा है ना उसके ऊपर अधिकार पर्चा जारी हो जाएगी कि आपके जो आपने जो डॉक्यूमेंट पेश किए हैं वो डॉक्यूमेंट एक बार हमारे पास दोबारा रीचेक के लिए भेज जाए। आपने देखो कई बार, अभी जैसे पीटीआई की कल पोस्ट, जो अभी पीटीआई की राजस्थान में एग्जाम लगी थी, उसका कल ही डेटा आ रहा था कि उसमें से 2500 लड़के जो अभी ड्यूटी पे चढ़ चुके हैं, उनके कितने 4000 हैं, हाँ, तो 4000 के आसपास के डॉक्यूमेंट फर्जी हैं।
अब डॉक्यूमेंट में फर्जी फर्जी वो नहीं है, 10वीं 12वीं की मार्कशीट फर्जी नहीं है उनकी। एक डिग्री होती है पीटीआई की, ठीक है, वो डिग्री वो फर्जी है, ठीक है। क्योंकि देखो लगभग ये मानो 1999 से पहले लोग पीटीआई का डिग्री किया करते थे। 1999 से लेके 2020 तक के या 22 तक का या अब तक का मान लो, जब तक ये भर्ती दोबारा नहीं आई थी, तब तक है ना किसी को 2-3 डिग्रियों का पता नहीं है। जैसे जो पीटीआई की डिग्री होती है ना, ये सोचते हैं क्या काम है, ये कोई काम नहीं आती। यदि आपके पास पीटीआई की ओरिजिनल डिग्री है ना, तो ये नाम मात्र के नंबरों से लोग पीटीआई बने हैं। एक होती है लाइब्रेरियन की डिग्री, ठीक है। अपने क्या, अपन कॉलेज बस एक नाम छोड़ा, कॉलेज करना, बोले कॉलेज में बोले बीए बीएससी, बीए बीएससी, बीए बीएससी। कॉलेज में जाने के बाद में पता चलता है बोले बीबीए नाम की भी कोई चीज होती है। ऐसी बहुत सी डिग्रियां हैं जो अपन ने कभी सोचा ही नहीं। उन डिग्रियों में नौकरी पाना इजी है। इन डिग्रियों में बी और बीएससी में नौकरी पाना, ये मान लो कि बहुत मुश्किल काम है, ठीक है। तो वो अभी जैसे, तो वहां उनके लिए कौन सा आदेश जारी किया गया है, अधिकार पर्चा का आदेश जारी किया गया। जो आपने डॉक्यूमेंट सबमिट किए थे वो डॉक्यूमेंट एक बार हमें दोबारा रीचेक करवाइए। आप ध्यान रखना, ये अधिकार पर्चा आपके कार्यकाल में आपके ऊपर कभी भी जारी हो सकती है, चाहे आपका अंतिम दिन बच रहा हो कार्यकाल का, और आपके ऊपर अधिकार पर्चा जारी हो गई है ना, तो आपकी पेंशन वेंशन जो भी आपको फंड मिलने वाला था वो रोक दिया जाएगा एक बार के लिए। जब तक रोक दिया जाएगा जब तक वो सही साबित ना हो जाए। यदि वो गलत साबित हुआ तो जितना आपने आज तक पेमेंट लिया है वो आपकी संपत्ति को कुर्क करके वापस ले लिया जाएगा। ये पहले आदेश नहीं था, ये नया आदेश अभी बनाया गया है। तो ये कुछ ऐसे 2-3 काम हो गए थे अभी, जिन 2-3 कामों की वजह से, एक जगह झुंझुनों का काम हुआ था। एक लेडीज थी, तो शायद उसने डिवोर्स लिया अपने पति से 2000 से 2003 के आसपास का, मेरे को एग्जैक्ट डेट नहीं याद है। डिवोर्स ले लिया, डिवोर्स लेने के बाद ही उसका कसम मर गया पहले वाला, तो उसने डिवोर्स की डिग्री तो फाड़ दी और विधवा कोटे की डिग्री बनवा ली। हाँ मैं बता रहा हूँ ना, मैं उसको स्टोरी को बहुत तरीके से, मैं वो क्या है, उस कैंडिडेट को जानता हूँ। उसने डिवोर्स की डिग्री फाड़ दी। अब देखो, डिवोर्स से नौकरी लगना और विधवा कोटे से नौकरी लगने में बहुत फर्क है। डिवोर्स वाले में नंबर चाहिए 20, विधवा वाले में चाहिए माइनस में, ठीक है। पहले माइनस में चाहिए, और तो पहले माइनस में नंबर आते तो भी नौकरी लगती थी। अब 40% का क्राइटेरिया फिक्स कर दिया है। पहले क्या रूल था कि जैसे मान लो ये जो एक्स सर्विसमैन नहीं होते, एक्स सर्विसमैन या विधवा वाले या फलान वाले, इनके क्या माइनस में नंबर आते थे, ड्यूटी मिल जाती थी। एक लड़का था, उसने अपॉइंट लगा दी, बोले हमें पास होने के लिए 33 नंबर चाहिए, अब मेरे पढ़ाने वालों को तुम माइनस में लगा रहे हो, तो मतलब क्या हुआ। तब जाके 40% वाला, तो ठीक है नौकरी लग गई। वो उसने किसी दूसरे से शादी की, अब दूसरे ने शादी की, उसको भी डिवोर्स दे दिया उसने। लेकिन उसने क्या, प्रेम प्रेम में उसने वो सारी कहानी गा दी कि मैंने कैसे डिवोर्स की डिग्री फाड़ी, मैंने कैसे विधवा कोटे की डिग्री बनवाई। वो प्रेम में आ गई थी, ये बात उसने बता दी। अब जिसको बताई थी ना, वो महारामी इंसान, बोले तू मेरे को छोड़ के जा रही है ना, बोले हाँ। उसने क्या किया, एक एप्लीकेशन लिखी और शिक्षा विभाग को भेज दी। बोले फलानी फलानी जो लगी हुई है ना, गलत तरीके से लगी हुई है, ये इसके सबूत है। उसको सरकार ने बर्खास्त किया, उसकी जेल हुई। जितनी उसकी जो अब तक सैलरी ली थी उसने, वो सैलरी पूरी उसकी संपत्ति को कुर्क करके दोबारा ली गई। तो ऐसे आदेश होते हैं, जैसे यूपी में तो बहुत होते हैं। यूपी में तो होता क्या है, जैसे इसका नाम ममता यादव है, ओरिजिनल कैंडिडेट ये है, कोई दूसरा ही ममता यादव उसकी जगह 2 जनी नौकरी कर रही है, ये भी कर रही है और वो भी कर रही है। ऐसे बहुत यूपी में तो बहुत केस हुए थे, ठीक है। तो अपने इसका लिखना चालू करो। इनमें तो सबसे मेन आर्टिकल है ना, वो आर्टिकल 32 है। ये तो आपके फंडामेंटल राइट्स होते हैं। इन फंडामेंटल राइट्स में सबसे जो मेन अधिकार होता है वो कौन सा होता है, अपना संवैधानिक उपचारों का अधिकार। क्योंकि ये अधिकार इन इन पांचों ही क्या कर रहा है, रक्षा कर रहा है। यदि ये नहीं होगा तो इनका कोई लेना देना नहीं है, सरकार इनको कभी भी खा सकती है। ये आपस में सारी, ये जो 6 लाइनें लिखी हुई है ना, 6 नहीं, ये 7 लिखी हुई है शायद, हाँ 7 लाइनें, ये सातों लाइनें आपस में एक एक क्वेश्चन है।
आपको कई बार क्वेश्चन मिलेगा कि संविधान के कौन से भाग में मौलिक अधिकार है। भाग नंबर 3, मौलिक अधिकार वर्तमान में है कितने, कितने हैं भाई, 6। ठीक है, आपको बोल देगा कि समानता का अधिकार कहां से कहां तक आता है, तो 14 से 18, 19 से 22, 23 से 24, 25 से 28, 29। ध्यान रखना, ये आर्टिकल रटने की कोशिश करोगे ना बहुत गड़बड़ कर देंगे ये। और गड़बड़ बताऊं कहां होगी जाके, ये तो 19 से 23 होगा, और ये वाला है ना, ये 25 वाला, ये 26 से 28 होगा। गड़बड़ी यही होगी इन दोनों में, और कहीं नहीं होगी। क्योंकि ये बताऊं कैसे याद रख लोगे आप, शोषण के विरुद्ध वाला, क्योंकि ये सबसे छोटा आर्टिकल है। कैसे, इसमें क्या है, वो अपवाद नहीं है, इसमें सीधी लाइनें लिखी हुई हैं कि आप भाई किसी के साथ छुआ छात्र वो नहीं कर सकते, सीधी सी बात है। उनमें कोई नहीं है, ना तो राष्ट्रपति कर सकता, ना प्रधानमंत्री कर सकता, ना और कोई कर सकता। लेकिन यहाँ बहुत क्लोज है, यहाँ सब क्लोज बहुत लगाए हुए हैं कि भाई आपको स्वतंत्रता में आप कुछ ऐसा कर सकते हो, समानता में भाई जैसे कोई आर्थिक पिछड़ा वर्ग से बहुत कमजोर वर्ग है उसके लिए अलग से समानताएं लाई जा सकती हैं। तो यदि आप किसी के लिए अलग से समानताएं लाओगे तो किसी न किसी खा के लाओगे। ठीक है, तो इनमें सब क्लोज होता है। ये समानता कई कई जगह आपको समता लिखी हुई मिल सकती है, दोनों शब्दों का एक ही अर्थ है, याद रखें। कई जगह आपको समता लिखी हुई मिल सकती है। हाँ, नकारात्मक है। ये आपको, ये आप इन लाइन में तो अपने भी आएगी, लेकिन मैं बताऊं कैसे है। मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य, नकारात्मक प्रकृति ऐसे है कि ये रोकती है किसी चीज को। जैसे आप किसी स्वतंत्रता का हनन नहीं कर सकते हो, तो नई शब्द क्या करता है, नेगेटिव चीज लाता है। ठीक है, तो यदि कर सकते हो तो पॉजिटिविटी लाएगा। ठीक है, और यदि आप नहीं कर सकते या रोक रहे हो किसी को अधिकार से, तो वो ये रोकने का कार्य करते हैं। भाई सरकार को तो रोकने का कार्य करते हैं ना, कि इनके खिलाफ आप किसी प्रकार का कानून नहीं बना सकते हो, तो इसलिए ये नेगेटिविटी में आते हैं, नकारात्मक प्रभाव लाएंगे। और जो जैसे मूल कर्तव्य है, मूल कर्तव्य रोकते नहीं है, नीति निर्देशक रोकते नहीं है किसी को भी, वो चीजें ये कहते हैं कि हाँ आप ऐसा करो, तो वो सकारात्मक प्रभाव लाते हैं। ये रोकते हैं, इसलिए नकारात्मक प्रभाव लाते हैं। जो चीजें नकारात्मक प्रभाव लाएंगी ना, वो सरकार के लिए खिलाफ होंगी, लेकिन किसी व्यक्ति के लिए सकारात्मक होंगी। ये चीज ध्यान में रखना आप हमेशा। लेकिन जो वैसे सकारात्मक आएंगे तो वो किसी व्यक्ति के लिए खिलाफ हो सकती हैं। जैसे इनका हनन हो गया तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, लेकिन नीति निर्देशक तत्व और मूल कर्तव्य है, दोनों में से किसी का भी हनन हो गया तो आप ना तो हाई कोर्ट जा सकते ना सुप्रीम कोर्ट जा सकते। वो राजनीतिक बातें हैं, वो लोगों के भाषणों के कथन हुआ करते हैं, तो वो चीजें हैं। लिख दिया। ये शायद अभी आपका या तो सीजीएल का क्वेश्चन था या सीपीओ का क्वेश्चन था। और क्वेश्चन ये था आपका कि संपत्ति के अधिकार को हटाकर कौन से आर्टिकल में जोड़ दिया गया है। तो कौन से में जोड़ दिया गया है, 300 ए, या आपको लिखा मिलेगा 300 क। ध्यान रखना रे, ये एबीसीडी वाले कथन एक दूसरे के साथ चलते रहते हैं। तो यदि आपको आर्टिकल पूछ सकता है अगला, तो आपको ये भी पूछ सकता है कि कौन से भाग में ले जाके टेक दिया है, तो भाग कौन सा हो जाएगा आपका 12। देखो एक शॉर्ट ट्रिक बनती तो है, पहले भाग 3 में था, अब कौन से में आ गया, 12 में आ गया। संविधान संशोधन कौन सा है, 4 4 4, 4 को 3 से गुणा करना, 12 आ जाएगा आपका फिट। भाई 44 से बन रहा है, ठीक है, तो ज्यादा 4 की तो गणना चल रही है यहाँ 44 के संविधान संशोधन से, तो उन दोनों को जोड़ोगे तो इस साल का लास्ट ईयर आ जाएगा, 78 बन जाएगा। ठीक है, और यदि ये पहले जिस आर्टिकल भाग में था उसको यदि गुणा कर दोगे 4 से, तो किस में चला जाएगा, अगले वाला भाग का नंबर आ जाएगा आपके पास। अब देखो ये चीज इसको नेगेटिव बनाती है कि कार्यपालिका और विधायिका के मनमान्य कानूनों पर रोक की तरह कार्य करता है। ये इसका नेगेटिव इंपैक्ट है। और मौलिक अधिकारों के हनन होने पर व्यक्ति सीधे सर्वोच्च न्यायालय के क्या कर सकता है, शरण ले सकता है। और अगली लाइन है सर्वोच्च न्यायालय। देखो एक चीज ध्यान रखना रे,
ये सर्वोच्च न्यायालय की बात कर रहा हूं अभी यहाँ, क्योंकि मैं मौलिक अधिकार पढ़ा रहा हूं इसलिए। बाकी ये रिटर्न हाई कोर्ट भी जारी कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों रिट जारी कर सकते हैं। ये वंदे प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार पर्चा एंड उत्प्रेक्षण। तो कभी भी नौकरी लग जाओ ना रे, तो इसके लपेटे में मत आना, क्योंकि इसके लपेटे में जो आज तक आया है ना वो कभी बचा नहीं है, बहुत रेयर केस में बचा है। क्योंकि यदि आपके ऊपर ये चीज की कार्रवाई बिठाई जा रही है ना, तो अगलों के पास सबूत आ चुके हैं, इसलिए बिठाई गई है। तो अपने डिग्री विग्री ले ही लिया करो, खरीदा खरीदी मत किया करो। अरे आजकल तो बहुत सी यूनिवर्सिटी हैं, चलो आप अपसेंट भी चल रहे हो तब भी प्रेजेंट लगाते हैं, तब भी अपना काम हो जाता है। तो अपने फर्जी वर्जी क्यों बनवानी। तो जैसे टाइम हो ना, तो आपके एक तो अपन साल बहुत खराब कर देते हैं, अपने को क्या गाइड करने वाला सही तरीके से होता नहीं है, इसलिए अपन साल खराब कर देते हैं। यदि आपके पास बीच में गैप हो तो लाइब्रेरियन की डिग्री अप्लाई कर दिया करो। एक महीने के लिए कॉलेज जाना पड़ेगा आपको, 1 साल की डिग्री मिल जाएगी। जब लाइब्रेरियन की पोस्ट आएंगी तो डिग्री बहुत कम है। साइकोलॉजी से मैं आपको आज कह रहा हूँ, साइकोलॉजी से आप तो वो कर लो, क्या नाम है, कॉलेज कॉलेज कर लो अपनी, आप हो जाएगी, अभी भी हो जाएगी, एडिशनल कर लो ना। हाँ, बीए बीए आप बीए स्ट्रीम में जाओ, अगलों को बोल दो हमें साइकोलॉजी से करनी है, ठीक है, साइकोलॉजी से करोगे तो आपको 1 साल में सारे पेपर देने पड़ेंगे, सीधा खेल है। 1 साल में सारे पेपर देने हैं, 1 साल में आपकी साइकोलॉजी। मैं आपको आने वाले टाइम में देखना ना, 2 साल में राजस्थान में कम से कम 25 से 30 हजार की पोस्ट दिखाऊंगा शिक्षा विभाग में साइकोलॉजी की। हर कॉलेज, हर यूनिवर्सिटी और हर स्कूल में एक साइकोलॉजी का टीचर लगाया जाएगा, क्योंकि ये सुसाइड का जो रेशियो बढ़ रहा है ना, इस कारण। अरे तुम्हारे को यदि कभी सुसाइड सुसाइड करने की मन में आए ना, तो तुम लोग मेरे को है ना आधी रात फोन कर लिया करो, बढ़िया बात करेंगे, सुसाइड तो नहीं करोगे। नंबर टेलीग्राम है ना अपना जिंदाबाद। क्योंकि समझ में नहीं आ रहा, मैं 1 मई से लेके शायद कल तक का डेटा है, 9 लड़के सुसाइड कर चुके हैं कोटा में अब तक, 9 लड़के और लड़कियां दोनों मिला के बता रहा हूँ आपको। नहीं, कोटा में, वो नीट वाले पेपर के चक्कर में। अब एक लड़की ने सुसाइड कर लिया कि उसके 98% थे, बोले मेरे 100 में 100 क्यों नहीं है। अरे क्या चाहती थी, चाहती क्या थी ये तो बता, है। इस मामले में लड़के बढ़िया हैं। 60 आए है, फर्स्ट डिवीजन आ गई, मस्त है। 50 आ गए, बोले पास हो गए ना, कोई दिक्कत नहीं है। इस मामले में लड़के बहुत बढ़िया हैं। तो थोड़े साइकोलॉजी माइंडसेट को सही किया करो, ऐसी हरकतें ना किया करो। और कोई करने वाला हो ना तो रोकने की कोशिश किया करो। ध्यान रखना रे, यदि कोई आदमी आपको फोन कर रहा है, बोलो क्या कर रहा है रे, तो आप बोल रहे हैं जल्दी बोल, क्या ठीक है तो भाई बाद में करता हूं, तो ध्यान रख लेना उसको कोई काम था, वो आपसे बात करने की कोशिश कर रहा था, तो अपने पास अपने इतने बिजी नहीं है कि यार उसका एक बार सुन नहीं सकते, 5 मिनट सुन लिया करो कि अब तक अगले का मन ही हल्का हो जाए। हाँ, लिख दिया यहां तक। हाँ देखो रे, जो आपके नीति निर्देशक तत्व है ना, वो शुरू कहां से होते हैं, कोई बताएगा। 37 से। वो शुरू कहां से होंगे, 37 से, और कहां तक जाएंगे, 51 तक। ठीक है, अब देखो इनमें आपको 3 तरीके के मिलेंगे। पहला राजनीतिक, दूसरा गांधीवादी, और तीसरा उदार बौद्धिक। तीनों में फर्क क्या है। राजनीतिक यानी ऐसी बातें करेंगे जो राजनेता करते हैं, वैसी बातें लेके आएंगे कि हम फलाना काम कर देंगे, अब वो करते नहीं है, वो कौन से हो गए आपके राजनीतिक। संस्कृति की रक्षा करो, गोमांस मत खाओ, अहिंसा मत करो, यदि ऐसे शब्द मिलते हैं तो वो कौन से हो जाएंगे आपके गांधीवादी। उदार बौद्धिक कि
किसी का उद्धार करने के लिए आपने कुछ अलग से आर्टिकल बना दिए, जैसे 6 से 14 वाला कि भाई 6 से 14 के लिए शिक्षा अनिवार्य कर दी, ठीक है, उदार बौद्धिक है, बच्चों के लिए उदार बौद्धिक है वो, ठीक है। महिलाओं को लिए आप समान वेतन की भावना लेके आ रहे हो कि पुरुष और महिला को समान वेतन मिलेगा समान कार्य के लिए, ठीक है, ये कौन सा कैटेगरी में आएगा? उदार बौद्धिक में। तो ऐसी बातों के आधार पर जो अपने नीति नियोजक तत्व है इनको 3 भागों में बांटा गया है, राजनीतिक, गांधीवादी और उदार बौद्धिक। देखो पहले क्या होता था, पहले ये कोई लिखा हुआ नहीं है संविधान में कि ये 3 तरीके के ना, ये जो पढ़ाने वाले हैं उन्होंने लेके आ गए। क्यों लेके आए? कारण है, पहले तो एग्जाम में क्या क्वेश्चन आता था डायरेक्ट कि निम्न में से ये कथन है, ये कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत नीति निर्देशक तत्व में आता है, ठीक है। लेकिन आजकल क्या आता है कि निम्न में से कौन सा ये कथन है, ये आर्टिकल, ये कौन सी कैटेगरी में आता है, गांधीवादी, उदारवादी, या कौन सी आपकी उदार बौद्धिक में, कौन सी कैटेगरी में आता है। तो ध्यान रखना, जैसे नेता जैसी बात करते हैं ना, यदि वैसा कोई भी आर्टिकल आपको मिले वो सारे के सारे कैसे हो जाएंगे? राजनीतिक, फलाना काम हम कर देंगे, संभावना जता रहे हो कर देंगे, तो वो सारे के सारे किस में चले जाएंगे? राजनीतिक में। गांधीवादी में आपको सीधा कॉन्सेप्ट याद रखना है, कहीं भी यदि आपको ये करना है कि भाई पशुओं को बचाना है, पेड़ पौधों को बचाना है, ठीक है, मांस नहीं खाना है, ये कार्य करना है, अहिंसा नहीं करनी है, ठीक है, सबका समान भाव रखना है, ठीक है, बंधुता बनाए रखनी है, ये सारी किस कैटेगरी की हैं? गांधीवादी की। उदार बौद्धिक में जैसे भाई 6 से 14 वालों बच्चों के लिए विशेष कैटेगरी लगा दी, महिलाओं के लिए विशेष लगा दिया, ठीक है। जैसे कोई आजकल एक चीज और चलती है कि कोई कोई क्या नाम है, लेडीज है, वो प्रेग्नेंट टाइम में है, तो उसके जो लास्ट वाले 6 मंथ होते हैं ना, उसके लिए विशेष कुछ प्रावधान दिए गए हैं, वो लीव ले सकती है, और लीव लेगी तो उसको पेमेंट देना पड़ेगा, ठीक है। वो 6 महीने की लीव ले सकती है, 3 महीने की बाद में ले सकती है। पहले पिता को नहीं मिलती थी, अब पिता को भी मिलने लग गई, लेकिन पिता के लिए शायद क्राइटेरिया या तो बाद का है या पहले का है, वो देखना पड़ेगा, पिता को भी मिलने लग गई है। तो ये किस कैटेगरी में आ जाएंगे? आपकी उदार बौद्धिक में। इनको देखो, इनका यदि हनन हो गया, जैसे मान लो कानून बन गया तब हनन होगा, तब तो आप चैलेंज कर सकते हो। जैसे मान लो आज के दिन वो कानून है कौन सा कि भाई कोई लेडीज प्रेग्नेंट थी, उसको 6 महीने की लीव नहीं दी गई, ये कानून है, ठीक है। लेकिन जैसे 6 से 14 वर्ष वाला कानून है, उसकी शिक्षा के लिए कोई उसको हनन नहीं कर सकता है, हनन करता है तो वो क्या दोषी करार में माना जाएगा, ठीक है। समान कार्य समान वेतन वाला भी आज के दिन कानून बना रखा है, लेकिन कोई ऐसे प्रावधान है जिनके कानून नहीं है और उनका हनन हो गया है, तो आप हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते हो, ठीक है। लेकिन यदि हनन हो भी गया है ना, इन जैसे कानून बने में हनन हो गया है, तो आप रिट नहीं जारी करवा सकते, आप केस दायर कर सकते हो। उसका फैसला कब आता है, कैसे आता है, उसकी बात अलग होगी। रिट का और केस में दोनों में फर्क बहुत है। रिट की क्या तुरंत सुनवाई होती है, वो तुरंत उसका फैसला लिया जाएगा, केस में फाइलें बनती जाएंगी। तो ध्यान रखना, ये न्यायालय के द्वारा परिवर्तनीय नहीं है, अर्थात उनके ऊपर आप न्यायालय में चर्चा नहीं कर सकते हो किसी भी कंडीशन में। ये आपकी कौन सी चीजें हो गई? नीति निर्देशक तत्व हो गई। तो लिख दो, ये अपने संविधान की विशेषता है रे खुद, और इनका उद्देश्य होता है कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। ये लाइन यहां तक याद रखना रे। यदि आपको कोई ये कह दे कि डीएसपी जो डीपी होते हैं यानी राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व होते हैं, इनका उद्देश्य बताओ, ये क्यों शामिल किए गए थे? तो इनका उद्देश्य है कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, यानी एक ऐसा राज्य बनाना जो सभी लोगों के लिए क्या हो, उपयुक्त हो, और ऐसी सरकारें कभी कर नहीं सकती। और देखो ये लाइन आ गई, मौलिक अधिकारों की तरह कानून के रूप में ये लागू नहीं होते। वो कानून है, वो लागू होंगे, इनको लागू आप कर नहीं सकते। सरकारें वक्त आने पर क्या करेंगे? कानून करेंगे। दूसरा, यदि सरकार कानून बनाती है तो इन सिद्धांतों की क्या करेगी रे? पालना करेगी। बहत्तर घंटे थोड़े से घर से कम ही बाहर निकलना, डिग्री और बढ़ेगी। 72 घंटे में लिमिट से ज्यादा गर्मी है। हम्म, एक्स्ट्रा क्लास रखेंगे, टाइम सुबह 8 बजे कर लेते हैं। गर्मी है,
सुबह 7 बजे? 8 बजे? शाम को करें? रात को कर ले। 7 बजे तो मैं खुद ही ना उठूं। हाँ, रात को रखेंगे। 12 बजे बाद में आना तो कभी। फिर रखेंगे। ध्यान रखना, मौलिक अधिकार नीति निर्देशक तत्व है, मूल कर्तव्य जब पढ़ेंगे तो उसका 20% रेशियो तो मैं आपको भी यहाँ विशेषताओं में पढ़ के चला बता रहा हूँ। तो अब आपको ये अटपटे नहीं लगने चाहिए कि सर ये क्या आ गए, कहाँ से आ गए, क्यों आ गए। अरे अंकित, अंकित वहां से आया नहीं क्या, घर से? नीम का थाना। मोइन, तो तेरा साथ वाला नंदू कहाँ गया रे? जिंदा है? वो आज वो जाने क्यों नहीं आया? जब जाने छुट्टी मारता है तो क्लास में एक जने की छुट्टी और रहती है। मैं ये चीज कोऑर्डिनेट करता हूँ। अब मेरे को नाम लेना उचित नहीं लग रहा। क्लास में 2 कैंडिडेट की छुट्टी एक साथ रहती है। देखो रे, एक नई लाइन है वैसे तो। वैसे तो मैं ये बात बोल दी आपको पहले ही कि देश की ये जिम्मेदारी है कि वो कानून बनाते समय सिद्धांतों की पालना करे, इसलिए इन्हें लागू करना राज्य का क्या नैतिक कर्तव्य है। नैतिक में ध्यान रखना रे, अनिवार्य नहीं है। सरकार चाहे तो कर ले, सरकार नहीं चाहे तो ना करे, वो उस पर डिपेंड है। ठीक है। और इनकी पृष्ठभूमि, पृष्ठभूमि ध्यान रखना। पृष्ठभूमि का अर्थ हो गया कि आप यदि एक्चुअल में देखना चाहोगे ना कि नीति निर्देशक तत्व हैं किस तरीके के, कि भाई समाजवादी हैं, गांधीवादी हैं, राजनीतिक हैं, कैसे हैं, तो आप यदि इनकी पृष्ठभूमि देखोगे तो राजनीतिक है। ऐसी राजनेता लोग बात करते हैं कि हम फलाना काम कर देंगे, हम राज्य ऐसा बनाएंगे, हम सरकारें आ जाएंगे तो ये करेंगे, वो करेंगे। तो इनकी एक्चुअल जो पृष्ठभूमि है वो राजनीतिक है। एक मामला हुआ था, मिनर्वा मिल्स मामला। ठीक है, कब हुआ था रे? 1980 में। जब इसका सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया था ना, तो एक बात कही थी कि भारतीय संविधान की नींव मौलिक अधिकारों और नीति निर्देशक तत्वों के सिद्धांतों के संतुलन पर रखी हुई है। ना कि आप ये नहीं कह सकते कि आप इनको तो मानो, इनको हम नहीं मानेंगे। इन दोनों का क्या है, सरकार का जिम्मेदारी कि इन दोनों का संतुलन बनाए रखे। ठीक है, आदेश जारी नहीं कर सकता है सुप्रीम कोर्ट भी यहाँ, क्योंकि ध्यान रखना ये नाम आ गया है और इसके लिए सुप्रीम कोर्ट के पास पावर नहीं है कि वो आदेश जारी कर दे। हाँ, इसके लिए तो वो आदेश जारी कर सकता है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि संतुलन बनाए रखिए। ठीक है, तो ध्यान रखना ये मामला था जिसमें एक बात कही गई थी, नीति निर्देशक तत्व एंड मौलिक अधिकारों का संतुलन बनाए रखना आपको। ये मामला था मिनर्वा मिल्स मामला 1980। इसके बाद में मूल कर्तव्य आएंगे। मूल कर्तव्य पहले अपने मूल संविधान में शामिल थे नहीं। ठीक है, श्रवण सिंह समिति के द्वारा क्या गए थे, सिफारिशों पे जोड़े गए थे। कब जोड़े गए थे? 42 संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। ये अपने जब देश में आंतरिक आपातकाल लगा हुआ था उस दौरान जोड़े गए हैं। ध्यान रखना, ये 2 तरीके से क्वेश्चन आता है कि मूल कर्तव्य कब जोड़े गए। तो मूल कर्तव्य जोड़े गए तो पहला तो अगला बोल सकता है 1976 42 संविधान संशोधन के द्वारा, या अगला बोल सकता है कि आंतरिक आपातकाल के दौरान। ध्यान रखना, उस दिन उस टाइम पे देश में क्या लगा हुआ था, 1975 से 1977 तक आंतरिक आपातकाल का दौर है। ठीक है, तो उस दौरान ये जोड़े गए हैं। ये भी पहले 10 थे,
अब बाद में कितने कर दिए गए? 11 कर दिए गए। 86वें संविधान संशोधन के द्वारा 11वां जोड़ा गया था। ठीक है, ये भी न्यायालय के द्वारा परिवर्तनीय नहीं है, आप इनको चुनौती नहीं दे सकते हो। लेकिन यदि आप अपने मूल अधिकारों की बात करते हो तो संविधान ये भी कहता है कि आप यदि मूल अधिकारों की बात करते हो तो साथ में आप मूल कर्तव्यों की बात करें, अपने कर्तव्यों क्या करें रे, निर्वहन करें। जैसे मूल कर्तव्य में कौन कौन सी चीजें आती हैं कि यदि राष्ट्रीय गान गाया जा रहा है तो आप कुछ 52 सेकंड रुकने के लिए उसको रुके, राष्ट्रगान गाया जा रहा है तो उसका आदर करें, देश की अखंडता को बनाए रखें, किसी भी कंडीशन में देश की अखंडता सुरक्षा भंग नहीं होनी चाहिए। ठीक है, एक दूसरे के पास सद्भावना रखें, बंधुता बनाए रखें, भाईचारे को बढ़ावा दें, ये अपने क्या है, मूल कर्तव्य है। तो यदि कोई व्यक्ति मूल अधिकारों की बात कर रहा हो, अपने मूल अधिकारों की चर्चा कर रहा हो, तो उसका पहला कर्तव्य यह भी बनता है कि वो साथ में किसकी बात करे रे, मूल कर्तव्य की बात करे। ठीक है, हाँ मैं ये मानता था कि यदि अपने संविधान में ये मूल कर्तव्य मूल अधिकारों से पहले रखे जाते ना तो शायद आज व्यक्ति अपने अधिकारों की चर्चा इतनी ना करता। रूस में पहले मूल कर्तव्य है, उसके बाद में कोई एक आधा अधिकार उनको है तो वो है, बाकी पहले वहां फंडामेंटल ड्यूटीज है, क्या नाम आपकी ड्यूटीज है, ना कि राइट्स है। ठीक है, इसलिए अपने अधिकार में देखो, अपने कभी भी कोई व्यक्ति आपके साथ लड़ाई हो जाएगी, फलाना मेरा अधिकार है, ये मेरा वो है, ये मेरा वो है, ये अधिकारों क्या शुरू से ये संविधान ने सिखा दिए हैं, इसलिए अपने ये बात बोलते आ रहे हैं। हाँ लिख दिया यहां तक। आपकी 10वीं विशेषता मौलिक कर्तव्य मूल संविधान में शामिल नहीं थे। देखना रे, ये कथन याद रखना, ये मूल संविधान जब अपना लागू हुआ था 1950 उस टाइम पे शामिल नहीं थे। इनको कौन सी समिति की सिफारिश पे जोड़ा गया था? सरवण सिंह की समिति की सिफारिश के आधार पर 1976 के 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से आंतरिक आपातकाल के दौरान क्या किया गया था? शामिल किया गया था। ठीक है, 2002 में 86वें संविधान संशोधन के द्वारा एक मौलिक कर्तव्य और जोड़ दिया गया। नंबरिंग यदि आप लिखना चाहो तो वो कौन सा है आज के दिन? 11वां है। ठीक है, दूसरा, संविधान में 4A भाग में केवल एक अनुच्छेद 51 क में ये क्या है, सारे के सारे एक साथ शामिल है 51 क में। ये 4A यानी 4 क है, ये एक तरीके से ध्यान रखना रे, क और ए ये कोऑर्डिनेट बना के चलना आपस में। ठीक है, और इन पर कोई कानूनी विवाद नहीं कह सकता, यदि सरकार इनको खा गई है तो खा गई है, आप इनके ऊपर चैलेंज नहीं कर सकते हो, ये आपके मौलिक कर्तव्य में लिख दो। हाँ रे, तुम लोगों को एक चीज बता दूं, एक दो दिन में आपके पास इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, मैं आपको एडवांस में दे देता हूँ इन्फॉर्मेशन। आरपीएफ, एसएससी जीडी, दिल्ली पुलिस और एसएससी एमटीएस, नहीं एसएससी एमटीएस नहीं है, इन 3 एग्जामों के लिए आपके पास एक दो दिन में इंफॉर्मेशन आ जाएगी। गारंटी बैच चालू कर रहे हैं। पहली क्राइटेरिया, सीटें फिक्स है, ऐसा नहीं है कि जितने आगे उतने भर दिए, फिक्स 50 सीट जने लेंगे, 50 से ऊपर 51वां ही नहीं लेंगे। ठीक है, इसमें लड़कियां आ सकती हैं, लेकिन लड़कियों के लिए एक कंडीशन है, पहली कंडीशन, उन्हें सुबह 7 बजे कोचिंग में प्रेजेंट होना है और वो शाम तक 7 बजे कोचिंग में रहेंगे। ठीक, 95% अनिवार्य है आपकी प्रेजेंस। 95 से यदि 94 हुई तो आपने जो 2,25,000 रुपए जमा कराए थे वो गए, सीधा रूल है। ठीक है, सिर दर्द हुआ, पेट दर्द हुआ, टांग टूटी, तब तक तो छुट्टी मिलेगी नहीं, मरने की कंडीशन में आ जाओगे ना तब छुट्टी मिलेगी। घर में शादी, किसी भी जो सुख के फंक्शन नहीं होते, खुशी वाले फंक्शन होते हैं, उनमें कोई छुट्टी नहीं। हाँ, घर पे कोई मर गया तब छुट्टी मिल सकती है, सीधे रूल है। ठीक है, तो यहां इसमें आओ तो सोच समझ के आना, मैं सीधी बात बोल रहा हूं। हाँ इतनी बात है, आप कोचिंग में जितना पढ़ोगे उसके बाद में आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, जाके सो जाना चाहिए आराम से। और लड़के जो भी हैं वो हमारे पास ही रहेंगे। और एक एसएससी का आपके लिए शायद बैच आएगा 10 दिन बाद में, गारंटी बैच एसएससी के लिए, लेकिन वो 2025 के एग्जाम के लिए आएगा।
इस इन एग्जामों के लिए किसी भी साल में जो एग्जाम आएंगे ना उनके लिए नहीं आएगा। जो एग्जाम 2025 में पूरी होंगे उनके लिए गारंटी बैच आएगा। ठीक है, ट्राई फर्स्ट एंड ट्राई सेकंड की हमारी जिम्मेदारी रहेगी, टाइपिंग की हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। यदि आप टाइपिंग में फेल होते हो तो अपनी जिम्मेदारी पे होते हो। उसमें सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल एंड फेज एग्जाम, ठीक है, ये चारों एग्जाम शामिल होंगे उसमें। इसका क्राइटेरिया 225, उसका क्राइटेरिया 3 पेटी। सिलेक्शन नहीं, आपकी फीस वापिस, सीधा कॉन्सेप्ट। कम से कम आपके घर वालों से और आपसे 15 रूलों के ऊपर साइन करवाए जाएंगे, वो रूल आपको पालना करनी पड़ेंगे। उसमें आप भी हमारे पे रूल लगाएंगे। ये नहीं है कि उसमें आप सारे 15 रूल आपके होंगे, कोचिंग के ऊपर भी रूल रहेंगे, कोचिंग उनकी पालना करेगी। कोचिंग नहीं पालना करती है तो कोचिंग उनकी दोषी मानी जाएगी। मतलब तो वो तो आ गया तो आ गया, बस उसका सीधी सी बात है। अब हम हमारी जिम्मेदारी तो एक साल में चाहे आपको उसका नंबर आपसे अगली। हाँ, दूसरा, हम जो फॉर्म बताएंगे वो फॉर्म भरना अनिवार्य होगा, पहला रूल। ठीक है, आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट हमारे पास जमा रहेंगे, 10वीं की 12वीं की कॉलेज के आधार कार्ड, ये 4 डॉक्यूमेंट हमारे पास जमा रहेंगे। डिटेल से बात आपको एक दिन में मिल जाएगी, रूल तैयार हो रहे हैं उसके बाद में आपको मिल जाएगी। आप एक बार कैलकुलेशन लगा के देख लेना। आप जयपुर में पीजी वीजी में लाइब्रेरी वाइब्रेरी कोचिंग का फीस ज्वाइन करते हो ना, तो आप 2 पेटी का पानी वैसे ही पिला देते हो। आप कैलकुलेशन लगा लेना। आप पीजी में रहते हो, कहीं भी रहते हो, ट्रेवलिंग करते हो, ठीक है, किताब विताब लाते हो, नोट्स लाते हो, फलान लाते हो, ढिमकान लाते हो, ठीक है, और इसके अलावा अटरम सटरम रेगुलर आते नहीं हो। मैं कह रहा हूँ आप में से शायद ही कोई ऐसा लड़का होगा, ठीक है, बहुत रेयर केस में होते हैं कि जिसने छुट्टी नहीं मारी हो। वो 3 लाख के ऊपर रूल लगा हुआ होगा ना 95% वाला, आपको पता है कि 94 होते ही 3 लाख खा जाएंगे, तो आप रेगुलर आओगे। और जिस दिन रेगुलर आना सीख गए ना उस दिन ऑटोमेटिक हमारा काम ऑटोमेटिक हो जाएगा। हाँ, आपको टीचर एनी टाइम अवेलेबल मिलेगा, आपको ये पक्की गारंटी है मेरी। टीचर आपको एनी टाइम, जो टीचर, हाँ, आपके लिए एक ऐसा टीचर भी अपॉइंट करेंगे जो आपके साथ एनी टाइम बैठेगा। मेरी क्लास फ्री हो गई ना उसके बाद में तो मैं बैठूंगा आपके साथ और कोई नहीं बैठेगा। उसके बाद में अपन कुर्सी आगे डालेंगे, अपन खुद पढ़ेंगे और आपको साथ में पढ़ाएंगे, सीधा कॉन्सेप्ट है। हैं? पीजी का क्यों? पीजी का हम देंगे आपका। अरे 3, आप जिस पीजी में रहोगे वो पीजी का हम देंगे। यदि जो लड़की यदि कहीं पीजी में रहेगी ना उस पीजी का हम देंगे आपको, आपने कहा आपको नहीं देना। लेकिन वो पीजी हमारी कोचिंग के आसपास हम देख के देंगे आपको, उसमें आप वाला रूल नहीं चलेगा, वो हम देख के देंगे। और लड़के जिसमें रहेंगे उसमें तो मैं ऐसे ऐसे रूल लगाऊंगा कि लड़के कहेंगे भगवान जेल में आ गए। हाँ, लेकिन ये नहीं है कि आपको इतना प्रेशर कभी नहीं करेंगे पढ़ाई के लिए। यदि रेगुलर पढ़ाई करोगे ना तो आपको, जैसे देखो सिनेमा हॉल में तो मैं मूवी दिखाने कम लेके जाता हूँ, लेकिन अपनी स्क्रीन पे अपन मूवी दिखाना, आपको डायलॉग बाजी करना, याद करने के तरीके, ये चीज मेरे पे छोड़ देना, ये मेरा काम है। यहां तक लिख दिया आपने। कुछ मूल कर्तव्य हैं जिनको आप लिख दीजिए जो अपने को पालना करनी होती है। आपको स्कूल लाइफ की याद दिला दूंगा वापिस। आपने आज तक कितने डंडे खाए हैं वो डंडे भी आपको दोबारा याद करा देंगे। हाँ रे, देखो प्रत्येक भारतीय नागरिक होता है उसके कर्तव्य क्या क्या होते हैं कि वो संविधान की आदर करे, राष्ट्र ध्वज का आदर करे, राष्ट्रीय गान का आदर करे, और तथा राष्ट्र की संप्रभुता, एकता और अखंडता की क्या करे रे, रक्षा करे। ये अपना कर्तव्य है, इसको अपने को निर्वहन करना है। दूसरा, सभी लोगों में आपसी क्या होना चाहिए, भाईचारे की भावना को विकास करना चाहिए। कभी अब अपन दूसरे के साथ हीन भावना नहीं रखनी चाहिए। इसके अलावा मौलिक कर्तव्य नागरिकों को यह याद दिलाते हैं कि अपने अधिकारों का इस्तेमाल करते समय उन्हें याद रखना चाहिए कि उन्हें अपने समाज, देश व अन्य नागरिकों के लिए प्रतिकूल जिम्मेदारियों का क्या करना है रे, निर्वह करना है। ये मौलिक कर्तव्यों का मेन कॉन्सेप्ट है, ध्यान रखना। देखो जैसे यदि आपको ये बोल दे कि मौलिक अधिकारों का मेन कॉन्सेप्ट क्या है, तो लोगों में समानता बनाए रखना। कोई व्यक्ति ये ना करे कि भाई मैं गुलामी प्रथा में दोबारा आ गया हूं, ये उसका कर्तव्य है। ठीक है,
नीति नेतृत्व क्या है, उनकी पृष्ठभूमि कैसी है, राजनीतिक है, कि सरकार को कैसे कैसे कार्य करने, आगे कैसा कैसा राज्य स्थापित करना, वो सरकार के हैं। और ये मौलिक कर्तव्य क्या बोलते हैं, ये नागरिकों को ये बताते हैं कि आपके ये भी अधिकार है, इनको आपको क्या करना है, ये कर्तव्य है, ड्यूटीज है आपकी, इनका निर्वाह क्या करना है, आपको करना है। तो ये 3 इनके मेन पॉइंट होते हैं जिनसे आपको याद रख सकते हो, लिख दो ये जल्दी। इसके बाद में आगे वाला पॉइंट आएगा आपका सेकुलरिज्म, धर्मनिरपेक्ष। और धर्मनिरपेक्ष में 10 पॉइंट हैं, 10 के 10 पॉइंट आपकी अंगुलियों पे होने चाहिए रे, क्योंकि वो सारे अलग अलग हैं, मैंने उनको सबको क्या कर दिया है, एक जगह लेके टिका दिया है, ठीक है। और उनमें बहुत बार क्वेश्चन आते हैं कि ये कौन से आर्टिकल का कथन है। जैसे वो धार्मिक वाला नहीं है, 25, 26, 27, 28 वाले चारों कथन तो वो आ जाएंगे। एक आएगा आपका कौन सा कथन, 14वां, 15वां और 16वां आर्टिकल का। कैसे, 14वें आर्टिकल में क्या कहा है, कोई बताएगा? विधि के समक्ष समानता, अर्थात किसी भी व्यक्ति के साथ आप कानून के आधार, कानून उस आधार पे आपके साथ भेदभाव नहीं कर सकता कि ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, इस आधार पर आप किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकते, ये कानून की बात है। 15 में क्या गया है कि आप डायरेक्ट धर्म के आधार पर नहीं कर सकते, ठीक है। 16 में क्या क्या गया है, कोई बताएगा? 16 में 16 में ये कहा गया है आपके लिए, अलग अलग है वो 16 के 1 2 3 4, मेनली 16 में जो क्या क्या कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति है ना, जैसे मान लो एक वैकेंसी निकली है, उस वैकेंसी में आप उसकी अपॉर्चुनिटी इस बात पे नहीं खा सकते कि वो हिंदू है या मुस्लिम है, यानी आप रिलीजन के हिसाब से उसकी अपॉर्चुनिटी को कभी भी खा नहीं सकते हो। ये 13, 14, 15, 16 की है। इसके बाद में 25, 26, 27, 28 की आपकी, जैसे किसी भी स्कूल में धार्मिक ज्ञान नहीं दिया जाएगा, सरकारी जो भी स्कूल है उनमें धार्मिक ज्ञान अपन नहीं देंगे, ठीक है। कोई अल्पसंख्यक है वो अपनी स्कूल स्थापित कर सकते हैं और उसको क्या कर सकते हैं, संचालित भी कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा, किसी व्यक्ति को आप बाध्य नहीं कर सकते कि आपको ये धर्म अपनाना ही है, ठीक है, आप उसके ऊपर बाध्यता नहीं लगा सकते। वो जिस धर्म में जाना चाहेगा, जिस तरीके से वो पूजा अर्चना करना चाहेगा, वो भाई नमाज पढ़ना चाहिए, वो हिंदू क्या नाम है, मंदिर में जाना चाहे, वो भगवान की आस्था किस तरीके से करता है, वो मूर्ति मानता है नहीं मानता, वो उस पे है, ठीक है। तो सारे के सारे कॉन्सेप्ट ये आपके सारे एक साथ मिल जाएंगे आपको, लिख दिया। आज के दिन जयपुर में आप पीजी में रहते हो तो 80-90 हजार तो खर्चा नॉर्मल है पूरी साल का, नहीं आता? रूम पे रहते हो तो भी इतना ही आता है, कोई थोड़ा बहुत फर्क आता है। तुम वो खर्चा नहीं जोड़ते, मैं बताऊं, रूम पे तुम लोग जो बाहर लोफरगिरी करते हो ना, वो खर्चा नहीं जोड़ते फिर। हाँ, तुम तो सबसे शरीफ तुम ही हो। बस किराया लगता ही नहीं है। अच्छा, फिर वो ये बोल तो घर पे रह रहे हो, तो घर पे तो किसी का ही नहीं लगता। हाँ, लिख दिया। हाँ, अरे देखो, जो राज्य भारत है उसका संविधान कैसा है, धर्मनिरपेक्ष है, ठीक है। अर्थात धर्मनिरपेक्ष का अर्थ समझो रे पहले, धर्मनिरपेक्ष और पंथ निरपेक्ष दोनों में थोड़ा सा फर्क है। पंथ में क्या साथ में कर्तव्य चलते हैं, और धर्म में सिर्फ धर्म ही चलता है, ठीक है। इस धर्म विशेष, भारत में धर्म के तौर पर किसी को विशेष मान्यता, किसी भी धर्म को यहाँ विशेष मान्यता नहीं है, अर्थात सारे धर्म क्या है, सर्वधर्म है, ठीक है, सबको बराबर समानताएं हैं। दूसरा, पहले ये भारत में शामिल नहीं था, ठीक है। वर्ष 1976 में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा इसे संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष क्या किया गया था, शब्द जोड़ा गया था। ये ध्यान रखना, ये बहुत बढ़िया काम किया हुआ है, अन्यथा यदि ये शब्द नहीं जोड़ा हुआ होता ना, तो इसको किसी ना किसी तरीके से लोग खा जाते हैं, ठीक है। ये लक्षण है कि आप, ये भारत के संविधान में ऐसे लक्षण दिए हुए हैं जो उसको क्या बनाते हैं रे, धर्मनिरपेक्ष बनाते हैं। तो पहली लाइन तो ये है कि 1976 में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा संविधान की प्रस्तावना में क्या जोड़ा गया था, धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया। दूसरा, प्रस्तावना हर भारतीय को, देखो ये बात पहले याद है आपको, कौन कौन सी, विचार की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विश्वास की, धर्म की एंड आस्था की, याद है? तो वो अपनी प्रस्तावना में अपने को स्वतंत्रता दी गई है। हर भारतीय को, नागरिक को आस्था, पूजा अर्चना, वह विश्वास की क्या है रे, स्वतंत्रता है भाई, वो किसको मानता है, कैसे मानता है, क्या तरीका है उसका पूजा करने का, उसको पूरी की पूरी क्या है रे, फ्रीडम है।
ठीक है, ये प्रस्तावना की बातें होंगी दोनों। अब अगली बात आती है, किसी भी व्यक्ति को कानून के समक्ष समान समझा जाएगा और उसे कानून के समान सुरक्षा प्रदान की जाएगी। ऐसा नहीं हो सकता कि धर्म के आधार पर उसके साथ क्या कर रहे हो आप, अलग ट्रीट कर रहे हो ना। जैसा कानून है वो दोनों पे बराबर अप्लाई होगा, चाहे वो हिंदू हो, चाहे ईसाई हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो मुस्लिम हो। आप धर्म के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकते। ये कौन सा बोलता है आपका अनुच्छेद 14 बोलता है, यहां तक लिखो। 15 बोलेगा आपका क्या, कि आप किसी भी व्यक्ति का क्या नहीं कर सकते रे, धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते। 16 बोलेगा आपके लिए क्या, कि आप कोई भी जो अपॉर्चुनिटी मिलती है उस अपॉर्चुनिटी को बराबर दोगे, किसी के साथ धर्म के आधार पर अपॉर्चुनिटी नहीं खाओगे आप। ये आपको 16 और 19 बहुत परेशान करेंगे। सबसे बड़े आर्टिकल हैं 16 और 19। 19 के 6 में नहीं, 19 का जो एक है ना उसमें भी 7 और है। 19 एक है ना, एक है 19 एक, उसके कोष्टक में ए बी सी डी ई एफ तक और चलेंगे। ठीक है, फिर आगे और चलेंगे। मैं कहूँ 19 यदि पढ़ने भी आओगे तो 19 बहुत बड़ा आर्टिकल है, छोटा मोटा आर्टिकल नहीं है। वहां वाक की, अभिव्यक्ति की, बोलने की सारी स्वतंत्रता की बात की गई है। मेरे को इतना पता है कि 2017-18 के पास कोचिंगों में जब मौलिक अधिकार पढ़ाए जाते थे ना, तो सिर्फ नाम लिखाया करते थे। ये 16 1 2 3 ये किसी को नहीं पता था। ये तो जो जो एग्जामों का थोड़ा लेवल बढ़ा है ना, वैसे वैसे ये लेवल बढ़ने लगे हैं। नहीं, पहले सीधा सीधा नाम लिखाया करते थे कि 14 में ये है, 15 में ये है, 16 में ये है, 17 में ये है, 18 में ये है, 19 20 में ये है। अब तो ये भी पढ़ने पड़ते हैं कि 19 में ऐसे कौन से प्रावधान है जो इन लोगों पे अप्लाई नहीं होंगे। ये चीज भी अपने को ध्यान रखनी पड़ती है। तो जैसे जैसे एग्जाम का अब आगे बढ़ोगे ना, तो आपका सिलेबस वैसे ही लेंथी होता जाएगा। कभी कहीं से क्वेश्चन निकाल लाएंगे, कभी कहीं से क्वेश्चन निकाल लाएंगे। वो तुम में से मेरे को एक दो जने कह रहे थे ना, बोले सर हमें आपके पास पढ़ना है तो आपके लिए मौका लेके आ गए हैं, अब आ जाओ पढ़ने, कौन आता है। आप तो मेरे को दिन के 12 घंटे दे दो बस बहुत है, कोचिंग समेत। कोचिंग समेत बोल रहा हूँ आपको, अलग नहीं बोल रहा, कोचिंग समेत। और ध्यान रखना रे, यदि गारंटी बैच ज्वाइन करते हो तो सबसे पहला रूल एक ही है, जो शाम को आपका लगभग डेली टेस्ट लगेगा एक सब्जेक्ट वाइज, वो आपको देना है, चाहे वो आपने पढ़ा हो या नहीं पढ़ा हो, बस देना है। दूसरी बात, गारंटी बैच में एक बात और बता देता हूं आपको, यदि आपको जैसे मान लो मैथ में 2+2 कैसे हुए, वो 4 कैसे आए, आपको समझ में नहीं आ रहा, आपको पूछ लेना है। ये आपके पास खुली छूट है, किसी चीज में शर्माना नहीं है। यदि शर्माओगे ना तो कुछ नहीं होने वाला है। शायद एडमिशन की लास्ट डेट रखेंगे गारंटी बैच वाले की 30 जून, उसके बाद में एडमिशन नहीं लेंगे। 15 जुलाई तक करें, क्यों? तो एडमिशन लेने में क्या जाता है, रजिस्ट्रेशन करा के छोड़ दो, उसके बाद में आप 10 दिन बाद में ज्वाइन कर लो। अरे उससे ये हो जाएगा ना, 30 जून तक हमारे को ये समझ में आ जाएगी हमें इतनों को पढ़ाना है, ये करना है, सीधा कॉन्सेप्ट है। क्योंकि 50-60 से ऊपर हो जाएंगे ना, वो फिर भेड़चाल हो जाती है, फिर हर बंदा क्या बार बार एक एक को पर्सनली ट्रीट नहीं किया जा सकता। भाई एक टीचर कितने को ट्रीट कर लेगा पर्सनली, ज्यादा से ज्यादा हद मार के 50-60 को, इससे ऊपर किसी को ट्रीट नहीं किया जा सकता। और देखो, रेलवे के बैच में आओगे तब तो आपका टेस्ट लूंगा मैथ और रीजनिंग का, क्वेश्चन नहीं करवाऊंगा आपका, सिर्फ रीजनिंग में तो ये चेक करेंगे कि आपका माइंड सेट कहां तक जाता है। ठीक है, जीके जीएस तो मैं वो लट के बल पे याद करवा लूंगा, वो मेरा कॉन्सेप्ट है, उसको मेरे मेरे पे छोड़ दो। मैथ में आपकी सिर्फ कैलकुलेशन देखेंगे। और यदि एसएससी गारंटी बैच में आते हो तो सिर्फ आपकी वोकेब देखूंगा और कैलकुलेशन देखूंगा, वहां रीजनिंग का और वो छोड़ दो। क्योंकि वहां एसएससी में आपके लिए इंग्लिश बहुत जरूरी है। आपके लिए इंग्लिश के लिए वोकेब का एक नया टीचर लाके बिठाऊंगा, गारंटी शुदा ऐसा टीचर लाऊंगा जो आपको वोकेब तो तोते की तरह करवा देगा। वो तोता नहीं बोलता, वो एक नाना पाटेकर वाले में मालकिन मालिक,
कौन सी मूवी है वो, याद है आपको? नाना पाटेकर की एक मूवी थी ना, मुस्तफा। मुस्तफा नाम था शायद उसका उसमें, है? उसमें शायद वो गुंडे का रोल क्या कौन कर रहा है, ओमपुरी कर रहा है, कौन कर रहा है? नाना पाटेकर होता है ना उसमें, नहीं देखी हुई? राजनीतिक वाला काम, राजनीतिक वाले काम थे उसमें। उसका नाम उसका मुस्तफा रहता है। उसका एक तोता रहता है उसके पास, वो तोता बोलता है मालकिन मालिक मालकिन मालिक। नहीं याद है? वो उसके नाम है, वो मुस्लिम रहता है, वो बामणों के घर में रहने लग जाता है, फिर उसको चाय पिलाते हैं तो वो उसी ड्रिप से चाय पीने लग जाता है। कुछ याद है ऐसा? नहीं देखी ऐसी फिल्म? आज मुस्तफा नाम सर्च करना यूट्यूब पर, कॉस्ट लिख देना, नाना पाटेकर मूवी का नाम आ जाएगा। हाँ, यहाँ तक लिख दिया आपने? देखो रे, ये एक एक लाइन है ना आपके आर्टिकल हैं, तो इन चीजों को याद करने की कोशिश करना। मौलिक अधिकारों में दोबारा यही लाइनें आएगी। देखो, धर्म के नाम पर आप किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा, अनुच्छेद 15 में ये बात की गई है। सार्वजनिक सेवाओं में सभी नागरिकों को क्या दिया जाएगा रे, समान अवसर। सार्वजनिक सेवाओं का अर्थ हो गया सरकारी सेवाएं, गवर्नमेंट में। ठीक है। अनुच्छेद 16, हर व्यक्ति को किसी किसी भी धर्म को अपनाने की और उसके अनुसार पूजा अर्चना करने का क्या है रे, समान अधिकार है। यह अनुच्छेद कौन सा बोलता है आपका? 25 बोलता है। हर धार्मिक समूह है अथवा इसके किसी हिस्से को अपने धार्मिक मामलों के प्रबंधन प्रबंधन का अधिकार है। ऐसे समझो रे इसको। ये लाइन आपको समझ में नहीं आएगी। ट्रस्ट नहीं बनाते, ट्रस्ट, मंदिरों की ट्रस्ट होती है, उस ट्रस्ट को चलाना उस मंदिर का काम है। उसके ऊपर कोई कानून आप नहीं लगा सकते, उनके ऊपर आप टैक्स नहीं लगा सकते। सीधा रूल ये है कि वो प्रबंधन करने के लिए क्या है, फ्री है। जैसे मान लो आप, जैसे मान लो सालासर बालाजी है, सालासर बालाजी की कमेटी है, वो क्या रूल बनाती है कि हमारा मंदिर कितने बजे खुलेगा, कितने बजे बंद होगा, कैसे दर्शन कराएंगे, कैसे नहीं कराएंगे, उसके ऊपर आप कोई कानूनी पेंच नहीं फंसा सकते। वो उसके लिए फ्रीडम है पूरी की पूरी तरीके से। ठीक है। तो ये आर्टिकल बोलता है आपका अनुच्छेद 26। इसीलिए ध्यान रखना, जो ट्रस्ट होती है ना, ट्रस्ट, वो कानून टैक्स के दायरे से बाहर होती है। बड़े लोगों की आपने ट्रस्ट देखी होंगी सबकी, जितने बड़े लोग हैं सबने ट्रस्ट स्थापित कर रखी है। इसका एक ही तरीका है, अपने पैसे की टैक्स बचाना, क्योंकि ट्रस्ट की ऑडिट नहीं होती। ध्यान रखना, कंपनी होती है ना, कॉर्पोरेट कॉर्पोरेट कंपनी होती है, उसकी ऑडिट होती है, सरकार करवा लेती है, जांच बिठा देगी ऑडिट करवाने के लिए। लेकिन ट्रस्ट की ऑडिट कराने के लिए बहुत पेंच फंसते हैं। ट्रस्ट की ऑडिट कर नहीं सकते, आर्टिकल लिखे हुए हैं पहले से। यदि करते भी हो तो छोटी मोटी तो जांच होती ही नहीं। कोई बड़े ट्रांजेक्शन होते हैं ना करोड़ों के, उनमें जांचें बैठती हैं कि भाई ये फंडिंग आपके पास कहाँ से आई थी। जैसे अभी आम आदमी के पार्ट वो 7 करोड़ की एक फंडिंग आई हुई है ना। यदि आपने आप न्यूज पढ़ते हो तो एक आदमी, आम आदमी के पास एक 7 करोड़ 58 लाख की एक फंडिंग आई हुई है। ठीक है। तो आम आदमी से पूछा गया पार्टी से कि भाई ये फंडिंग कहाँ से आई है, तो उन्होंने क्या डेटा अलग दिया था ईडी को। अब जब ईडी ने पूरी जांच की तो वो डेटा क्या आ रहा है, अलग आ रहा है। ठीक है। वो जहां से वो जांच वो आ रहे हैं, वो कुछ ऐसे संगठन है जो क्या विरोधी गतिविधियां अपनाते हैं भारत के खिलाफ। ठीक है। इसलिए उनके तो वो जांच के दायरे में आ गए हैं वो। वैसे आप, आम आदमी को ये अनुमति नहीं है कि किसी पार्टी के पास कितनी फंडिंग आ रही है और कहां से आ रही है ये जान ले ना। ये बीजेपी सरकार ने खुद स्टेटमेंट दिया था सुप्रीम कोर्ट में अभी कि किसी पार्टी के ऊपर कहां से फंडिंग आती है ये जानने का अधिकार किसी व्यक्ति को नहीं है। लेकिन सरकार होती है ना, जो सत्ता में बैठी होती है, उसके पास ये अधिकार जरूर है कि किसी पार्टी के पास कहां से फंडिंग आ रही है वो उसकी जांच कर सकती है। सत्ता में जो सरकार होती है उसके पास एक पीएमओ नाम का एक मंत्रालय होता है। उस पीएमओ मंत्रालय के पास इतनी पावर है, वो चाहे तो, जैसे मान लो भाई, ये कह रहे हैं कि जैसे देखो कोरोना में याद हो तो एक पीएमओ फंड लॉन्च किया गया था, यदि आप लोगों को याद हो तो सरकार क्या फंडिंग ले सकती है, उसकी जांच भी नहीं होगी। अभी ऐसे कांग्रेस ने फंडिंग ली थी, वो 100 रुपए वाला कॉन्सेप्ट लेके आए थे, वो एक बार कोड वाला सिस्टम लेके आए थे। ठीक है। अब उनके पास पीएमओ मंत्रालय नहीं है तो वो इलीगल साबित हो जाती है। तो सत्ता में जो सरकार होती है उसके पास कुछ अपॉर्चुनिटी अलग होती है, वो फंडिंग लेने के लिए नए पैंतरे लगा सकती है। हाँ देखो, धर्मनिरपेक्ष में दो बातें आएंगी आगे। धर्मनिरपेक्ष दो तरीके से साबित होता है, एक भारत का धर्मनिरपेक्ष अलग है, एक यूरोप का अलग है। अपने वाला सकारात्मक प्रभाव लाता है, अपन सबको बराबर रखते हैं, सर्वधर्म संपन्न रखते हैं। वहां ये कॉन्सेप्ट नहीं है, वो अलगाववाद लाते हैं, वो नेगेटिविटी लाएंगे। हम्म। हम्म। ओ।
है ना। तो वो लाएगा नेगेटिविटी लाता जो, क्योंकि वहां देखो अपने क्या है, अपने कोई कानून बनता है ना, कोई भी कानून बनता है तो सरकार उसको पहले ये देखती है कि किसी धर्म का हनन तो नहीं हो गया है, किसी धर्म को ठेस पहुंचाने वाली भावना तो नहीं आ गई है, ये बात अलग रखी जाती है। लेकिन यूरोप जो कंट्री है ना, वहां राज्य और धर्म का आपस में कोई लेना देना नहीं है। चर्च अलग है, ये अलग है। राज्य ऐसा कानून बना सकता है जो चर्चों को ठेस पहुंचाए, चर्च ऐसी बात बोल सकते हैं जो राज्यों को ठेस पहुंचाए उनका। इसलिए वो एक दूसरे के क्या लेते हैं, नेगेटिव नकारात्मक अवधारणा लाते हैं। तो भारत वाला धर्मनिरपेक्ष सकारात्मक अवधारणा लाता है, और वो कौन सी लाएंगे, आपकी नकारात्मक अवधारणा लाएंगे। ठीक है, तो ये लास्ट ये लाइनें लिख दोगे इतने वाली हैं, इंग्लिश वाले सर वेट कर लेंगे, आप लिख दो ये कल लिखोगे, ये कल लिखोगे। मैं इसको पीडीएफ में डाल देता हूँ, आप घर से लिख देना, इतना नहीं है। देखो, क्योंकि ये कल वापस कौन पढ़ाएगा, अभी तो मान आपको बता गया हूं, किसी भी व्यक्ति को किसी धर्म के विशेष प्रचार के लिए किसी प्रकार से आप कर देने के लिए बाध्य नहीं कर सकते। अपना सरकार आपको ये नहीं कह सकती कि आप हिंदू हो तो मुस्लिमों के लिए क्या कर दो, मुस्लिम को ये नहीं कह सकती कि आप हिंदुओं के लिए क्या दो रे, कर दो। ऐसा कोई जजिया कर या फलान कर नहीं लगाए जा सकते। ये कौन से आर्टिकल बोलता है आपके लिए, 27 बोलता है। दूसरा, किसी भी सरकारी शैक्षणिक संस्थान, सरकारी ध्यान रखना, गैर सरकारी की बात नहीं कर रहा हूं, सरकारी संस्थान में आप धार्मिक निर्देश नहीं दे सकते हो। ये कौन सी बात है, आपका अनुच्छेद 28। ठीक है, इसके अलावा नागरिकों को किसी भी वर्ग को अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को संग्रहित करने का, रखने का अधिकार है। जो जैसे मान लो हिंदू है, मुस्लिम है, उनकी आप वो जैसे हिंदू हिंदी में रखना चाहते हैं अपने संस्कृति को बचा के, मुस्लिम उर्दू में रखना चाहते हैं, वो अपनी तरफ से फ्री है रे। उनके लिए वो आप ये नहीं कह सकते कि नहीं सभी को आपको हिंदी में रखना पड़ेगा या इंग्लिश में रखना पड़ेगा, वो फ्रीडम है उनको। दूसरा, सबसे मेन आर्टिकल, अरे इसका एक क्वेश्चन आया था अभी आपके, जब आपको मैं मौलिक अधिकार करवाऊंगा, एक क्वेश्चन था, बेहतरीन क्वेश्चन था ना, तो अगले ने एक ना तो इसकी बात की और बात भी कर ली, आर्टिकल भी पूछ लिया। इतना बेहतरीन क्वेश्चन बनाया था। क्वेश्चन था कि कोई तेलुगु भाषी आदमी है, ठीक है, तेलुगु भाषी आदमी है, वो केरल चला गया, ठीक है, केरल में जाके स्थापित हो गया है। अब वो केरल में तेलुगु भाषी नाम का एक विद्यालय खोलना चाहता है और केरल सरकार ने उसको मान्यता नहीं दी है। तो बताइए कौन से अनुच्छेद का हनन हो गया है, तो 30 का हनन हो गया। क्या है, अल्पसंख्यक। भाई तेलुगु केरल में अल्पसंख्यक है, वो वहां अल्पसंख्यक हो गया है क्योंकि वहां मलयालम क्या है, ज्यादा है। ठीक है, तो अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद के शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना करने और उन्हें संचालित करने का क्या है, पूरी तरीके से क्या अधिकार है। यदि आप जैसे मान लो हिंदी वाले हैं, अपन ऐसे स्टेट में चले गए थे साउथ वालों में, वहां अपने ने बोला कि भाई हम हिंदी भाषा क्या चला जाते हैं, विद्यालय स्थापित करना चाहते हैं, वहां की सरकार अपने को क्या कर दे, मना कर दे, तो अपने मौलिक अधिकार है, कौन से का अनुच्छेद का आर्टिकल हनन हो जाएगा, 30 का हनन हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन आया था कि भाई कोई व्यक्ति है जो केरल में स्थापित हो गया, और अभी शायद सीजीएल ट्राई सेकंड का क्वेश्चन है आपका ये 2023 का। ठीक है, और दूसरा, राज्य सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता बनाएगा। ऐसा नहीं है कि भाई हिंदुओं के लिए नागरिक संहिता अलग बना दी और मुस्लिमों के लिए नागरिक संहिता, यानी ये कानून है रे, आईपीसी की धाराएं, समान नागरिक संहिता का अर्थ हो गया आईपीसी की धाराएं, सीआरपीसी की धाराएं, वो आप अलग नहीं बना सकते हो। यहां तक आप कल लिख के लाओगे, बाकी बात करेंगे अपन। हाँ, कल आपको 8 या 9, 8 बजे आना। साइंस, हाँ, तुम लोगों के लिए एक सरप्राइज है कि जो अभी ये छुट्टी हुई थी ना, उस दिन एक साइंस की क्लास हुई थी, आपको पता हो तो, और वो क्लास रिकॉर्ड नहीं हुई थी। ठीक है, तो वो यूट्यूब पे अपलोड भी नहीं होगी, यही पता है। तो ये आप लोगों के लिए, सबके लिए दुखी खबर है। आप कल आओगे तो मैं एक बार रिवीजन करवा दूंगा उसका पूरी का। बताइए सर ने, तो फिर मेरे बाद में होगी, यानी तुम लोग कल ज्यादा भी नहीं तो 3-4 बजे तक यहीं रहोगे।